वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है कि जो एमएसएमईज हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की। रैम्प जो प्रोग्राम है इसे यूके सिन्हा कमेटी और केवी कामत कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया या फॉर्मुलेट किया गया। फर्दर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रोग्राम की बात कही थी, तो उसी के बेसिस पे ये प्रोग्राम लाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है इस पूरे प्रोग्राम को। इसके माध्यम से हम एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे कि उन्हें मार्केट क्रेडिट मिले, उनका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो मजबूत हो, सेंटर स्टेट के लेवल पे सेंटर स्टेट लिंकेजेस बढ़ें और हम जो एमएसएमईज हैं उन्हें और अच्छी कंडीशन में ला सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सनफ्लावर के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फोकस किया है कि अब वो जो एरिया और प्रोडक्शन है सनफ्लावर का उसे प्रमोट करेंगे। लेकिन यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आपको कई सारी घटनाओं का जो प्रीटेक्स्ट है वो यूक्रेनियन जो रस्तो यूक्रेनियन वॉर है उसमें मिल जाएगा। जो सनफ्लावर का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है वो मेजरली होता है यूक्रेन से और रशिया से। दोनों इस समय वॉर में है, मतलब वहां से जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया है। तो कई सारे अन्य देश सनफ्लावर को लेकर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश में है, इंक्लूडिंग इंडिया। साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनुअस एल। सनफ्लावर को आप आम बोलचाल की भाषा में सूरजमुखी बोलते हैं। ये ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में। सनफ्लावर की एक खास बात होती है, ऐसा बोलते हैं कि जो सन का डायरेक्शन है उसको फॉलो करता है। मतलब जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर सन जाता है वैसे वैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। वैसे ऐसे बोलते हैं कि ये सन के डायरेक्शन को फॉलो करता है। मैं कई बार सनफ्लावर की फील्ड में गया हूं, वहां पे मुझे कई सारे फूल ऐसे दिखते थे जो कि सन के डायरेक्शन के अपोजिट होते थे। तो मुझे उन्हें देख के बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था भाई आप ऐसा मत करो, आपको बोला गया है कि सन के डायरेक्शन को फॉलो करो, तो फिर करो, क्यों नहीं करते हो? बट ठीक है, वो नहीं करते, हो सकता है उनका मन ना करता हो, या वो डिसेंटिंग फ्लावर्स हो, यू कैन से। जो सनफ्लावर है वो सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल होता है पूरी दुनिया में। कुकिंग पर्पसेस से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर के सीड्स में 48 to 53% एडिबल ऑयल में मिल जाता है। यूक्रेन और रशिया सनफ्लावर के जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनमें काउंट किए जाते हैं। यूक्रेन रशिया मिलकर दुनिया का 60% सनफ्लावर ऑयल जो उसके ऑयल प्रोडक्शन होता है और उसका एक्सपोर्ट होता है उसको कवर करते हैं। इंडिया में भी कई सारी जगहों पे इसे उगाया जाता है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 10 से 12% या 220 से 230 लाख टन की नीड होती है हमारे यहाँ। डोमेस्टिक डिमांड है कुकिंग ऑयल की सनफ्लावर में, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। 90% जो इंडिया का सनफ्लावर ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है वो इन्हीं दो देशों से कवर होता है। 70% यूक्रेन से एंड 20% रशिया से। तो अब चूंकि यहां से सप्लाई डिसरप्ट होगी तो हमें कुछ और एवेन्यूज तो देखने पड़ेंगे। आर्टिकल इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन के बारे में है। बायो रिफाइनरीज जिनको बायोफ्यूल्स को प्रोसेस करना होता है। बायोफ्यूल आप समझते हैं जिनको हम किसी बायोलॉजिकल कंपाउंड से तैयार करते हैं, वो लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो साइंस एंड टेक के लिए, उन्होंने एक बहुत ही मेजर फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे बेस्ड होगा। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और प्राइवेट एंटिटीज भी इसमें शामिल होंगी। ये बेसिकली क्लीन एनर्जी के लिए है जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या तो कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं।
और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इस मिशन में जो बातें आपको मिलेंगी वो मोर लेस अच्छी बातें मिलेंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक ग्लोबल मिशन है जो पूरी दुनिया के लिए है, दैट इज मिशन इनोवेशन। उसी के अंडर में इस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन को लॉन्च किया गया है। अभी हम मिशन इनोवेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसे कोलेड किया जा रहा है इंडिया और नीदरलैंड्स के द्वारा, मतलब ये दो देश हैं जो मेनली इसमें शामिल हैं। इसके माध्यम से बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं, समाधान निकालने हैं, ताकि हम आने वाले समय में जो बायो रिफाइनरीज हैं उनको कमर्शियलाइज कर सकें, जिसके माध्यम से जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स हैं हम उन्हें 10% तक रिप्लेस कर दें बायोफ्यूल्स के साथ, या फिर ऐसे केमिकल्स या मटेरियल्स के साथ जो कि कम नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरमेंट को। और ये काम हमें 2030 तक करना है, 2030 तक। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे काम कर रहा है, जहां पर दुनिया भर के कई सारे देश, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटीज ये साथ मिलके आ रहे हैं और रिन्यूएबल फ्यूल्स, केमिकल्स या मटेरियल्स के लिए जो कार्बन का कम एमिशन करते हैं उनको लेकर इनोवेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अन्य कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं, इंडिया और नीदरलैंड के अलावा, जो है ब्राजील और कनाडा। ब्राजील और कनाडा इस इनिशिएटिव में है कोर मेंबर। इसके अलावा है यूरोपियन कमीशन और यूनाइटेड किंगडम, ये सपोर्टिंग मेंबर्स हैं। कुछ और इनिशिएटिव्स भी इस मिशन के जो आर्टिकल्स हैं उसका हिस्सा हैं, दैट इज मटीरियल एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म, मैप। यहां पे 3 मैप्स की बात की गई है, मटीरियल एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है। इसे सेटअप किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होगा जो आने वाले इस प्रकार के मटेरियल्स को डेवलप करेगा या एक्सेलरेट करेगा, जिससे हम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, और वो जो हमारा लो कार्बन एनर्जी का टारगेट है उसको मीट करने में हेल्प करे। दूसरा है हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। जो हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म है उसमें वैली का मतलब कुछ ऐसे एरियाज से होता है जहां पर हम बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल के डिमांड या सप्लाई को इंसेंटिवाइज करते हैं या उनके जनरेशन को उस एरिया में बढ़ा देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने कमिट किया है कि 2030 तक भारत में 3 क्लीन हाइड्रोजन वैलीज डेवलप की जाएंगी, जहां पे हम हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देंगे। तीसरा है नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेसिकली बढ़ावा दिया जाता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हम फोस्टर करते हैं ताकि बायोफ्यूल जो एविएशन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाएं। मिशन इनोवेशन की बात करते हैं जिसके तहत ये मिशन चल रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन। मिशन इनोवेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया के कई सारे देश या सरकारें इकट्ठा होती हैं। यहां पर फोकस होता है एक्शन और इन्वेस्टमेंट पे, ताकि हम क्लीन एनर्जी को लोगों के लिए अफोर्डेबल बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें और एक्सेसिबल बना सकें। इस मिशन को 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके पैरेलल ही लॉन्च किया गया था। इसमें 23 देश शामिल हैं। आपको सभी देशों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देश हों तो आप कुछ बातों पे ध्यान रख सकते हैं, जैसे इंडिया है कि नहीं है, पाकिस्तान है कि नहीं है, चाइना और यूएसए है कि नहीं है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो चाइना है, इंडिया ऑब्वियसली है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिया भी है, यहां पर यूके और यूएसए भी है। ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे ग्रुप में आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। तो बस इतना आपको ध्यान देना होता है अगर किसी ग्रुप में बहुत सारे देश हैं तो। नेक्स्ट आर्टिकल स्टील स्लैज रोड के बारे में है। जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो बहुत सारा धातुमल निकलता है या स्लैज निकलता है, जो कि स्टील के कंपाउंड्स होते हैं। वो कचरा बन जाता है, उसे कहीं पे डिपोज करते हैं तो वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हम उसका कुछ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी कुछ यूटिलिटी भी हो जाए। तो सूरत हमारे देश की पहली ऐसी सिटी बन गई है जहां पर एक 6 लेन रोड बनाई गई है, जिसमें हमने स्टील स्लैज या स्टील के धातुमल का इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कचरा होता है। स्टील स्लैज का इस्तेमाल करके हमने छोटी छोटी कंक्रीट बनाई और उस कंक्रीट से हमने 1 किलोमीटर की 6 लेन रोड बना दी। ये ब्रेन चाइल्ड रहा स्टील स्लैज का सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। ये वेल्थ टू वेस्ट एंड क्लीन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसी के तहत इस रोड को बनाया गया। इसमें वही स्टील स्लैज जो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल किया गया। यहां पर देखिए जो स्टील स्लैज है इसे बनाने में जो खर्चा आया वो जो हम नेचुरल एग्रीगेट यानी कि जो नेचुरल कंक्रीट होती है, पत्थर होते हैं, रेत होती है, उसका जो इस्तेमाल करते हैं बनाने में, उससे जो खर्चा इसका है वो 30% कम है। फर्दर जो नॉर्मल मोड जितनी मोटी होती है नॉर्मल रोड, ये उसका 30% कम मोटा है, लेकिन चूंकि ये स्टील स्लैज से बना है तो ये ज्यादा मजबूत है और लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल रहेगा।
प्लस जो एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं वो नहीं होंगे, लाइक जो बारिश वगैरह में रोड बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें भी इसके ऊपर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। इसके जरिए हम वेस्ट का सस्टेनेबल यूज कर पा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम हो रहा है जो रोड कंस्ट्रक्शन में हम बहुत ज्यादा किया करते हैं। फर्दर जो इंडिया की कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 की, जहां पे हमने ये कहा कि हम रेजिलिएंट इंफ्रा बनाएंगे, ऐसा इंफ्रा जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा और एनवायरमेंट को कम पोल्यूट करेगा, उस दिशा में भी ये एक अच्छा कदम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में है, जो 2021-22 में 50 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है, जिसमें मरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 19.92% बढ़ा है 2021-22 में, और यह आंकड़ा 50.21 बिलियन का हो चुका है। एक्सपोर्ट में इतनी बड़ी बढ़त फॉर द फर्स्ट टाइम देखी गई है। इसमें जो हमने राइस, व्हीट, मरीन प्रोडक्ट्स, सुगर, बफेलो मीट या रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाया है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है। व्हीट को हमने 273% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, मतलब दुगने से भी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। राइस में भी हमने लगभग 50% दुनिया का मार्केट कैप्चर कर रखा है। मरीन प्रोडक्ट में जो एक्सपोर्ट है वो अभी तक सबसे हाईएस्ट देखा गया, और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट भी हमने 4 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचा दिया। वैसे तो सप्लाई साइड में काफी दिक्कतें रही कॉफी को लेकर, लेकिन उसका एक्सपोर्ट भी फॉर द फर्स्ट टाइम 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया, एंड दैट इज द रीजन कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया टूल डेवलप किया है, नाम दिया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा इसको। देखिए, मार्केट में अगर पैसे का फ्लो बढ़ जाए, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तो उसे कंट्रोल करने के कई सारे तरीके होते हैं आरबीआई के पास। अगर मार्केट में, ये देखिए, ये आरबीआई हो गई, ये बैंक हो गया, और ये हो गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट में सपोज करिए पैसे की कमी है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट डिफ्लेशन फेस कर रहा है। इन दैट केस अगर आरबीआई को मार्केट में ज्यादा पैसे डालने हैं, तो फिर आरबीआई बैंक्स को पैसे दे देता है, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, और उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट को वो डाउन कर देंगे तो बैंक्स उधार ले लेंगे आरबीआई से, और इसके बदले में वो आरबीआई को देंगे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल के तौर पे, कि इसे रख लीजिए, हमें पैसे दे दीजिए क्योंकि आप सस्ता दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम ले रहे हैं। अब ये पैसा जाता है मार्केट में, और इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी बढ़ गई हो और उस पैसे को वापस मार्केट से खींचना हो, तो उसके लिए जो फंक्शन वर्क करता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से कहता है कि आप हमें पैसे उधार दे दो, इसके बदले में आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कर लो। अब कई बार क्या होता है, अब जब बैंक ने आरबीआई को पैसा दे दिया तो बैंक के पास पैसा कम हो गया, तो मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन से हम लड़ सकते हैं। अभी ऐसी नीड हो रही थी क्योंकि कोविड के समय में मार्केट में पैसे की कमी हो गई थी, तो सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव से मार्केट में पैसा डाला, लेकिन अभी मार्केट में पैसा ज्यादा है। आरबीआई उस पैसे को निकालना चाहती है ताकि महंगाई को, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। चैलेंज ये है कि आरबीआई अगर बैंक से रिवर्स रेपो रेट पर पैसे उधार ले मनी सप्लाई को कम करने के लिए, तो आरबीआई को इस केस में बैंक्स को देना होगा कोलैटरल, और आरबीआई के पास नॉट नेसेसरली इतना सारा कोलैटरल हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के फॉर्म में। आरबीआई काफी लंबे समय सोच रही थी कि एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो बैंक्स को बिना कोलैटरल दिए ही उनसे पैसे ले सके और मार्केट में मनी सप्लाई कम कर सके। लेकिन इससे बैंक्स को क्या फायदा होगा, वो बिना कोलैटरल के आरबीआई को पैसे क्यों देंगे? तो आरबीआई ने कहा कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। जैसे जो रिवर्स रेपो रेट है वो इस समय 3.35 पे है, इतना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हम आपको 3.75% का ब्याज देंगे, आप जो पैसे हमको उधार दोगे उसके लिए, आप हमसे बस कोलैटरल मत लो, क्योंकि हमारे पास इतना कोलैटरल है नहीं। तो उन्होंने ब्याज की दर को बढ़ा दिया और एक ऐसा टूल डेवलप किया जहां पर वो कोलैटरल फ्री बोरोइंग कर सकते हैं बैंक से मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए। आरबीआई इसलिए नहीं बोरो करता क्योंकि उनको पैसे की कमी पड़ जाती है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। तो आपने समझा कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक ऐसा टूल है जहां पर आरबीआई बैंक से बिना डिपॉजिट, बिना कोलैटरल जमा किए पैसे बोरो कर सकता है, और इसके एवज में वो उनको थोड़ा ज्यादा ब्याज दे देगा। और अब हम रिवर्स रेपो रेट या जो एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ रिवर्स रेपो, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें कोलैटरल देना पड़ता है, आरबीआई को कोलैटरल देना पड़ता है। तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। 2018 में जो सेक्शन 17 है आरबीआई का, उसको अमेंड किया गया था और ये कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहां पर वो कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं बैंक से थोड़ा ज्यादा ब्याज देकर। एसडीएफ को 2014 में उर्जित पटेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था।
अब रिवर्स रेपो रेट का क्या होगा? फिर रिवर्स रेपो रेट अभी भी है, आरबीआई का वो टूल है, उन्हें जब इस्तेमाल करना होगा तो वो करेंगे उसका इस्तेमाल। और अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सप्लाई को वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बिना कोलैटरल के भी बैंक से पैसे लेंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टाइम रिलीज स्टडी के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी ने टाइम रिलीज स्टडी को जारी किया है। नाम पर ध्यान दीजिएगा, टाइम और रिलीज मतलब रिलीज होने में कितना समय लग रहा है, इसी की स्टडी है। क्या रिलीज होता है? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कार्गो शिप्स आते हैं, तो जो कार्गो शिप्स आ चुके हैं उनको क्लियरेंस देने में कितना टाइम लगता है कि अगर इंपोर्ट हुआ है तो वो इंपोर्ट देश में कन्वे हो सके, चला जाए, ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्सपोर्ट होना है तो वो एक्सपोर्ट हो जाए। इस प्रोसेस में, क्लियरेंस के प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, उसे ही कहा जा रहा है या उसे ही एनालाइज किया जा रहा है टाइम रिलीज स्टडी में। इस एक्सरसाइज को, इस बात को संज्ञान में लेकर रखा जाता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है कि हम ग्लोबल ट्रेड को इंप्रूव करेंगे, तो अगर हम कार्गो शिप्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे तो फिर ग्लोबल ट्रेड इंप्रूव कैसे करेगा? इसलिए जरूरी है कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करें कि आखिर कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस में इंटरनेशनल ट्रेड में कितना टाइम लगता है। जो टाइम WTO ने रिकमेंड कर रखा है या WCO ने यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या हम उसको फॉलो कर पाते हैं? मेथड अडॉप्ट किया जाता है एवरेज कार्गो रिलीज टाइम के लिए कि एक बार जो कार्गो है अगर वो पहुंच गया पोर्ट पे तो फिर कस्टम स्टेशंस उसे कितने टाइम में क्लियर करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए। यहां पर पोर्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ACC, इनलैंड कंटेनर डिपोट ICD और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि ICP। ये पोर्ट्स मिलकर 80% जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है उसे हैंडल करते हैं और 70% एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते हैं। तो फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया है? कार्गो रिलीज टाइम इंप्रूव हुआ है अगर आप पहले से तुलना करेंगे तो। जो ACC है, ACC का मतलब हमने यहां पे डिस्कस किया था, दैट इज एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, उसमें 16% की इफिशियंसी मिली है, 16% कम टाइम लग रहा है। वहीं ICD और सी पोर्ट में 12% कम टाइम लग रहा है। ICP में भी 2% टाइम कम लगने लगा है। हमने टारगेट्स बनाए थे नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के तहत 2023 तक हम ICP की कैटेगरी में यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे जो भी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है उसमें 100% टारगेट अचीव कर लेंगे और बाकी कैटेगरीज में 75% टारगेट अचीव करने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर फॉर इंडियन सिटीज इनिशिएटिव के बारे में है। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों की आवाजाही, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके लिए मेती ने भी हाल ही में 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। मेती का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस इनिशिएटिव का सेकंड फेज है। इसका उद्देश्य यह है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, कोलैबोरेट करें IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और CDAC के साथ। हम एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करें जहां पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट सभी को शामिल कर लेते हैं, जहां पे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। 3 सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। पहला है ऑन बोर्ड ड्राइविंग असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम और ODAS। ये आसपास के एरिया को एनालाइज करता है नेविगेशनल सेंसर्स के माध्यम से। इससे ये रोड एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है। रडार सेंसर्स इस्तेमाल करती हैं व्हीकल्स इसमें। दूसरा है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम BSPS। इसमें कंजेशन को ट्रैक कर सकता है, कौन सा रूट जहां पर अगर बस वगैरह जाती है तो फंस जाएगी, निकल नहीं पाएगी, तो उन्हें रूट बताएंगे कि आप इस रूट से जाइए जिससे बसेस वगैरह का फास्टर मूवमेंट देखा जाएगा। तीसरा है कॉमन स्मार्ट IoT कनेक्टेड या कॉस्मिक। ये व्हीकल्स के मूवमेंट को मॉनिटर करेगा जिससे हम ट्रैकिंग को फैसिलिटेट कर पाएंगे और रोड एक्सीडेंट्स वगैरह को भी ट्रैक करना आसान होगा। फर्स्ट आर्टिकल स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम में एडिशनल 126 सिटीज। मतलब अभी हाल ही में इस प्रोग्राम में 126 शहरों को और जोड़ा गया है जो 14 राज्यों से और UT से बिलोंग करते हैं। इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये प्रोग्राम लेटेस्ट नहीं है, रादर ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है और इसमें अभी हाल ही में 126 और शहरों को जोड़ दिया गया। दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि ये PM स्वनिधि स्कीम से जुड़ी हुई कोई स्कीम या योजना है या प्रोग्राम है। मैं आपको बता देता हूं कि PM स्वनिधि जो योजना है सरकार की, ये उसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है जिसे 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था 125 शहरों में। इसके पहले आप ये समझें कि ये प्रोग्राम क्या है, आप समझिए PM स्वनिधि योजना क्या है। देखिए, जो PM स्वनिधि योजना है इसे पेंडेमिक के समय में स्टार्ट किया गया था, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था उन लोगों पे जो स्ट्रीट वेंडर थे,
जो सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाते थे, कोई ठेला लगाते थे, कोई रेड़ी लगाते थे, उन्हें नुकसान हुआ। सरकार ने सोचा कुछ किया जाए, तो उन्होंने उन्हें एक छोटा और इजी लोन देने की योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल मिल सकता था, महज 7% के ब्याज पे, गिवन दैट कि वो रेगुलर पेमेंट करते रहे। एक अच्छी बात यह थी कि इस लोन के लिए उन्हें कुछ भी गिरवी नहीं रखना था। यह कोलैटरल फ्री लोन था। इसका फुल फॉर्म था पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब स्कीम की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली थी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया सिडबी के द्वारा और एक ग्रेडेड गारंटी कवर भी दिया गया, मतलब जो बैंक्स बिना किसी कोलैटरल के लोन दे रहे हैं तो वो लोन रिस्की होता है, तो अगर उन्हें नुकसान होता है तो सरकार उस लोन की गारंटी देती थी, मतलब वो उसे कंपनसेट कर देंगे। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो 20,000 और 50,000 का बाद में लोन ले सकते थे अगर उन्होंने इसके पहले के लोन को समय से चुकाया है तो। फर्दर वो 1200 का कैशबैक भी अवेल कर सकते थे। ये कुछ प्रावधान इसमें थे। तो ये तो थी स्वनिधि योजना, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को इजी लोन देने की बात की गई, 10,000 रुपए तक की, वो भी 7% के ब्याज पे, बिना किसी कोलैटरल के। बाद में क्या प्लान बना कि जितने लोगों ने इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ लिया या लोन लिया वो सच में वल्नरेबल लोग हैं, तो क्यों ना उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाए, पता किया जाए कि उनका सामाजिक स्तर क्या है, उनकी आय क्या है। इससे हमें ऐसे लोगों का डेटा मिल जाएगा जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। एंड दैट वाज द रीजन कि स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया गया 4 जनवरी 2021 को। मतलब जो लोग स्वनिधि में थे, हम उन्हें और समृद्धि कैसे दें, इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम आया। इसके माध्यम से जो अन्य सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, हम उन्हें उन लोगों को देने की कोशिश करेंगे जो स्वनिधि से जुड़े, क्योंकि वो वल्नरेबल लोग हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की। इंप्लीमेंटिंग पार्टनर रही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। जो की फीचर्स हैं इस स्कीम के, उसके तहत जो भी पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरीज हैं और जो उनके परिवार हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनकी एलिजिबिलिटी को एसेस किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि जो बाकी के अन्य 8 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको उनका भी लाभ मिल जाए। जो 8 स्कीम्स हैं जिसे ऐड करने की कोशिश की जा रही है स्वनिधि बेनिफिशियरीज को, वो हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड वाला प्रोग्राम भी आ जाएगा, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इन सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें देने का प्लान बनाया जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करने के कई सारे लाभ हो जाएंगे। जो राज्य हैं वो किसी अन्य योजना का लाभ उन वल्नरेबल लोगों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो जाएगा और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारी मिनिस्ट्रीज के पास एक डेटा है कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें लाभ दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये सारा मामला स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पारबॉइल्ड राइस के बारे में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने एक धरना दिया है तेलंगाना हाउस में। वो चाहते हैं कि पैडी की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो अब ज्यादा पारबॉलिक या पारबॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे आप देखिए 2 वर्ड हैं, पार और बॉइल्ड। पार का मतलब होता है पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से, और बॉइल्ड का मतलब आप लोग जानते हैं उबाला हुआ। यहाँ पे जो चावल होता है पार बॉइल्ड राइस, इसको मतलब मिल में भेजने से पहले उबाला जाता है कई सारे पर्पस से, तो इसे पार्शियली बॉइल कर देते हैं पैडी के स्टेज पे ही, जब ये धान में होता है तभी। जो पार बॉइलिंग होती है राइस की, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत ही पुराने समय से भारत में चली आ रही है। कई सारे प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तंजावुर में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जो PPRC करता है, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, उसे कहा जाता है क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। सामान्य सी प्रक्रिया है, पहले धान को भिगोते हैं यानी कि सोकिंग करते हैं, देन उसे उबालते हैं, स्टीमिंग करते हैं और फिर उसे सुखा लिया जाता है और फिर उसे मिल में भेजा जाता है। कई सारे फायदे होते हैं। जब आप उसे उबाल देते हैं भिगो के, तो वो दाने थोड़े टफ हो जाते हैं, तो मिलिंग के दौरान वो कम टूटते हैं। चावल के टूटने की वजह से उनकी कीमत गिर जाती है। अगर वो चावल टूटे ना तो उनकी कीमत अच्छी बनी रहेगी। इससे एक तो उनकी कीमत बनी रहती है मिलिंग के दौरान, वो अच्छे होते हैं, फर्दर उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है और वो इंसेक्ट्स या फंगीज के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट भी होते हैं। नुकसान होते हैं कई सारे, जैसे कलर डार्क हो जाता है और कई बार उनकी स्मेल भी आपको अनप्लीजेंट दिखेगी, बिकॉज काफी लंबे समय तक उन्हें भिगो के रखा जाता है। बिसाइड्स इनकी मिलिंग भी थोड़ी महंगी पड़ती है, इस वजह से भी कई बार लोग इसे अवॉइड करते हैं। बट तेलंगाना में ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है और इसीलिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस बात को लेकर कंसर्न है
कि सरकार अगर इसे नहीं खरीदेगी तो वहां के किसानों को नुकसान होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हीट एक्सपोर्ट के बारे में है। इजिप्ट ने अभी इंडिया को व्हीट सप्लायर के तौर पे अप्रूव कर दिया है। अब भारत का गेहूं इजिप्ट जाएगा। ये तब आया है जब दुनिया में व्हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, उसकी सप्लाई गिर रही है। इसका एक बेसिक रीजन रशिया और यूक्रेन वॉर से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले गेहूं एक रबी की फसल है जो कि ठंडियों में बोई जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया में आफ्टर राइस। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसे काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। जो क्लाइमेट है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का चाहिए जब इसे उगाया जाए या बोया जाए। फर्दर इसकी कटाई के समय पे 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात प्रमुख राज्य हैं जो इसे उगाते हैं। व्हीट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन ये दोनों मिलाकर दुनिया के 1/3 ग्लोबल व्हीट का एक्सपोर्ट करते हैं और दोनों ही इस समय वॉर में हैं, तो ये व्हीट का एक्सपोर्ट तो क्या ही करेंगे। इन दैट केस कई सारे देश व्हीट क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट का इंपोर्टर है, उन्हें बहुत सारा व्हीट चाहिए, लेकिन वो दो देश जो सप्लाई करते हैं वो अब नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं भारत की। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हम एक्सपोर्ट दुनिया का महज 1% करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा खुद खा जाते हैं। हमसे बचेगा तब तो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हम देखिए 14.14% जो टोटल प्रोडक्शन है दुनिया का वो एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1% का है, क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन रेट बहुत हाई है। टॉप कंट्रीज जिनको इंडिया व्हीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या वो जो हमसे इंपोर्ट करते हैं, 2 बांग्लादेश, नेपाल, यूएई और श्रीलंका। हम 1% से भी कम व्हीट का एक्सपोर्ट करते हैं। अब इजिप्ट हमसे इंपोर्ट करने वाला है, तो हो सकता है रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अवसर इनिशिएटिव के बारे में है। हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, नाम है अवसर, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। नाम से स्पष्ट है, जो उस एरिया के आर्टिसंस हैं उन्हें एक जगह दी जाएगी एयरपोर्ट्स पर, ताकि वो अपना जो भी आर्ट क्राफ्ट है उसको शोकेस कर सकें, बल्कि बेच भी सकें, शोकेस भी कर पाएं और बेच भी पाएं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये इनकरेज करते हैं टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन को, वुमेन को, आर्टिसंस को, कि वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें इन एयरपोर्ट्स पर और अपना सामान शोकेस करने के साथ साथ बेच भी पाएं। ये मौका सीधे सीधे आर्टिसंस को नहीं दिया जाएगा, बल्कि दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। उन्हीं के जरिए ये आर्टिसंस अपने सामान को वहां पे शोकेस कर पाएंगे। जितने भी AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स हैं वहां पे 100 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15 दिन का समय दिया जाएगा और रोटेशन बेसिस पे उन्हें टाइम मिलता रहेगा। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। जो उसमें जुड़े हुए आर्टिसंस हैं उन्हें मौका मिलेगा अपने सामान को लोगों तक पहुंचाने का, दिखाने का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1994 में AAI एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में है। देखिए, एक कंपनी होती है फार्मा कंपनी जो दवाइयाँ बनाती है, और दूसरी कंपनीज होती हैं जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, जिनका इस्तेमाल जो मेडिकल फील्ड में वेरियस एक्टिविटीज़ है उसमें किया जाता है। डायरेक्टली कई बार उनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को क्योर करने के लिए किया जाता है, कई बार उनकी मेडिकल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए असिस्टेंस के तौर पर इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता रहा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उन्होंने भी एक ड्राफ्ट यूनिफॉर्म कोड तैयार किया इसके लिए। कोड का ऑब्जेक्टिव ये है, एक वॉलंटरी कोड है जो सभी कंपनीज को फॉलो करना होगा जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, ताकि उनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को हम रेगुलेट कर सकें। ज़रूरत इसलिए थी बिकॉज फार्मा कंपनी से कंपनीज अलग होती हैं। अगर यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी तो ये डिवाइसेस लोगों के लिए या तो बहुत महंगी हो जाएंगी, या फिर एक्सेसिबल ही नहीं रह जाएंगी, या फिर उन्हें अच्छी क्वालिटी की डिवाइसेस नहीं मिलेंगी। तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंची और इथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ये कंपनीज ऑप्ट करें, ये जरूरी है। इसमें पहला प्रोविजन तो ये है कि जो कोलैबोरेशन है मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ इन मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग कंपनीज का, वो बढ़िया हो। देखिए, जो मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनीज हैं, अगर ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो उनको कंसल्टेटिव सर्विसेज दे पाएंगे कि कौन सी डिवाइसेस किस केस में रिक्वायर्ड होती हैं। उनको क्लिनिकल स्टडीज़ करने को मिल जाएंगे, रिसर्च बढ़िया से हो पाएगा, पार्टिसिपेशन भी अच्छा इंश्योर हो पाएगा अगर ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ जाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी के डिवाइसेस बना पाएंगे। लेकिन एक खतरा भी रहेगा, अगर वो ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो फिर सांठगांठ शुरू हो जाएगी कि आप इसी कंपनी की मेडिकल डिवाइसेस रिकमेंड करिए, इसके बदले में कुछ पैसे ले लीजिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए ये कहा गया है कि कोई भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो किसी भी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से कोई गिफ्ट नहीं ले सकता। एकदम साफ साफ क्लैरिफाई किया गया है, ना तो वो डॉक्टर और ना ही उनका कोई फैमिली मेंबर। और जब बात गिफ्ट की करते हैं तो कोई एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो कुछ नहीं ले सकते, जैसे थिएटर का टिकट दे दिया, कॉमेडी या म्यूजिकल शो का टिकट दे दिया, स्पोर्टिंग इवेंट, गोल्फ, स्कीइंग, क्रूज, स्पा या वोकेशनल ट्रिप, वेकेशन ट्रिप का कोई टिकट दे दिया, ये सब भी नहीं चलेगा, इसे भी गिफ्ट ही माना जाएगा। हालांकि जो
ओकेशनली मॉडेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या अप्रोप्रिएट एजुकेशनल आइटम्स हैं वो दे सकते हैं। आप मेडिकल डिवाइसेस के बारे में चाहते हैं पेशेंट जानकारी इकट्ठा करें तो आप आइटम्स दे दीजिए जो वो पेशेंट्स में सर्कुलेट कर दें और उन्हें मेडिकल डिवाइसेस के क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल जाए, तो ये सब आप कर सकते हो। आर्टिकल EPCG स्कीम के बारे में है जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में इसके कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है, यानी कि इस स्कीम को थोड़ा आसान बना दिया है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। यहाँ पर देखिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको ईज किया गया है ताकि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा बढ़ावा मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये स्कीम है। इसके माध्यम से हम कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को प्रमोट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी अन्य गुड को बनाने में करते हैं या फिर किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने में इस प्रकार के कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें हैवी मशीनरी शामिल होती है। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के कैपिटल गुड्स होते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है क्योंकि हम बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश से बड़ी मशीनरी लाना चाहते हैं भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, उनके लिए ऐसी मशीनरी को इंपोर्ट करना आसान हो। एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है वो अलाउ किया जाता है। वो अपना जो कैपिटल गुड है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं बिना कोई ड्यूटी पे किए, लेकिन उन्हें कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने होंगे। मतलब अगर आप किसी हैवी मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो फिर आप प्रोडक्शन करिए और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट भी करिए। इसका कंपल्शन आपके ऊपर रहेगा। बाकी आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी मत दीजिए, कोई बात नहीं है। उसे ही कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में बेसिकली क्या होता है, आप 6 सालों में जो मशीनरी ले रहे हैं कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने के लिए, जो कैपिटल गुड्स आप बेसिकली मंगा रहे हैं किसी दूसरे देश से, उसमें आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है। तो जो ड्यूटी आप बचा रहे हैं उसका 6 गुना वैल्यू का आप एक्सपोर्ट करिए उस कैपिटल गुड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने के बाद। सपोज करिए कि आपने एक बड़ी सी मशीन मंगाई, ठीक है, और 6 साल में आपने ऐसी 6 मशीन मंगाई जिसके जरिए आपने 1000 रुपए ड्यूटी बचा ली। नहीं तो आपको 1000 रुपए ड्यूटी पे करनी पड़ती है अगर आप प्रॉपर ड्यूटी देते तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप 6 सालों में 6000 रुपए का जो आइटम है वो इस मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करिए और इसे एक्सपोर्ट भी करिए। प्रोड्यूस चाहे आप ज्यादा करिए लेकिन कम से कम 6000 का आपको एक्सपोर्ट करना होगा, जिनमें से 50% तो आपको 4 सालों में प्रोड्यूस करना होगा, बाकी 50% आप 2 साल में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5.5 साल कुछ भी नहीं किया और फिर आप बाकी के 6 महीनों में 6000 का जो एक्सपोर्ट है उसको ले दे के कर दें, ये नहीं चलेगा। आपको एक इवन वे में एक्सपोर्ट करना होगा। तो मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं बिना ड्यूटी दिए, तो फिर आप एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। यही कुल मिला के स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। कुछ ईज जो की गई है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए आपको प्रॉपर रिपोर्ट पे करनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है। तो वो रिपोर्ट पहले 30 अप्रैल को देनी होती थी बेसिकली। अब उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। 30 जून तक रिपोर्ट दी जा सकती है। उसके बाद अगर कोई डिले करता है तो 5000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में भी ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो आप फॉलो कर रहे हैं ताकि आप ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड का इंपोर्ट कर सकें, उसके लिए अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए कि आप इस स्कीम में बने रहना चाहते हैं और आपको अब एक्सटेंशन लेना होगा, तो पहले एक्सटेंशन लेना आपको विद इन 90 डेज करना होता था। लाइक आपका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है तो एक्सपायर होने के 90 दिन के भीतर आपको लेना होता था। यहाँ पे अब 6 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो 10,000 रुपए की लेट फी पे करनी होगी। तो कुछ ईज दे दी गई है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल निधि कंपनीज के बारे में है। सरकार ने अभी निधि अमेंडमेंट रूल 2022 को रिलीज किया है। ये निधि रूल 2014 में अमेंडमेंट होगा ताकि आम लोगों के इंटरेस्ट को, हितों को बचाया जा सके। क्या होती है निधि कंपनीज? निधि कंपनीज नॉन बैंक लेंडर्स होते हैं जो लेंडिंग तो करते हैं लेकिन ये बैंक नहीं होते। इनके पास जो फंड्स आते हैं वो केवल इनके मेंबर्स से ही आते हैं और ये केवल इंडिविजुअल्स को ही लोन दे सकते हैं, किसी कंपनी को लोन नहीं दे देंगे। चूंकि ये लेंडिंग करते हैं इसके लिए डिपॉजिट भी लेते हैं अपने मेंबर्स से। सपोज करें कि 200 लोग हैं जो निधि कंपनी के मेंबर हैं, तो 200 लोगों से ये पैसे ले लेंगे और फिर किसी इंडिविजुअल को ही लेंड कर सकते हैं। तो जो इनका डिपॉजिट टेकिंग मैकेनिज्म है उसे आरबीआई रेगुलेट करता है और जो इनका मैनेजमेंट है या ऑपरेशनल मैटर्स हैं उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स देखता है। निधि कंपनी को पहले खुद को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है।
ये थोड़ा सा अलग होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उन्हें ज़्यादा डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ज़्यादा जानकारियां शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि आम लोग इससे जुड़े होते हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। निधि कंपनीज किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकते, ये केवल इंडिविजुअल मेंबर को ही लोन दे सकते हैं। निधि अमेंडमेंट रूल 2022 में क्या प्रावधान किया गया? शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है, लेकिन केवल इतने से कोई निधि कंपनी शुरू नहीं होगी। पहले किसी कंपनी को यूनियन गवर्नमेंट जब तक निधि कंपनी के रूप में डिक्लेयर ना कर दे, तभी वो निधि कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन जरूरी है। फर्दर मिनिमम मेंबरशिप 200 लोगों की होनी चाहिए, और 120 दिनों के भीतर जब आपने खुद को इनकॉर्पोरेट किया निधि कंपनी के रूप में, तो 120 दिनों के भीतर, या कि आप देख सकते हो 4 महीना हुआ ये ना, 4 महीने के भीतर आपके साथ 200 लोग जुड़ जाएं और आपके पास 2 मिलियन का फंड हो, 20 लाख रुपए का फंड हो, तब आप इस कंपनी को शुरू कर सकते हैं। प्रमोटर्स और डायरेक्टर जो निधि कंपनी के हैं, उन्हें फिट और प्रॉपर पर्सन के रूप में अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है। सरकार के पास आपने निधि कंपनी के अप्रूवल के लिए प्रावधान रखा है या अपना एप्लीकेशन दिया है, उन्हें 45 डेज के भीतर इसे प्रोसेस करना होगा। अगर उन्होंने 45 डेज के भीतर इसे प्रोसेस नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर दिया गया है। कितना बढ़िया सिस्टम है ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस में, ताकि उन्हें रिस्क हो कि अगर आपने 45 डेज में 30 डेज में से नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर अगर कोई घपलेबाजी आई तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, कोई और नहीं। तो ये प्रावधान यहाँ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में है। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट अनाउंसमेंट में कहा था कि हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को खोलेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस यूनिट्स होंगी जो बैंक्स की होंगी। वहां पर बेसिकली वो डिजिटल सर्विसेज देंगे। स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स इन यूनिट्स के माध्यम से लोगों को दिए जाएंगे। जो बाकी की एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं वो तो मिलेंगी ही। अब यहाँ पे जब मामला है DBU यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, कौन खोलेगा इन्हें? वही कमर्शियल बैंक ही खोलेंगे। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक भी इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जरूरी है कि उनके पास कुछ डिजिटल बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो। Tier 1 से लेकर Tier 6 सेंटर्स तक जो भी सिटीज हैं वहां पे इन्हें खोला जा सकता है। यहां पर एक बात और है कि एक प्रकार से जो यूनिट्स हैं ये किस प्रकार की सर्विसेज देंगी। यहां पे इनको 2 तरीके के 2 फ्रंट पे सर्विसेज देने होंगे। एक तो लायबिलिटी के फ्रंट पे और दूसरा फ्रंट पे, और दूसरा यहां पर एसेट के फ्रंट पे। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिपॉजिट एक बैंक लेता है वो लायबिलिटी होती है, और जो आप लोन देते हैं वो एसेट होता है। तो जब आप लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं तो लेने का प्रोसेस पूरा डिजिटल कर दीजिए, और जब आप लोन दे रहे हैं तो देने का प्रोसेस भी डिजिटल कर दीजिए। तो दोनों ही फ्रंट्स पे ये यूनिट्स डिजिटल सर्विसेज देंगी, जिसमें सेविंग बैंक अकाउंट का खोलना, गवर्नमेंट की और सर्विसेज जो बैंकिंग के थ्रू जाती हैं उनको पहुंचाना, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिजिटल किट कस्टमर्स को देना, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इशू करने के प्रोसेस को ऑनलाइन कर देना। ये सारी चीजें आप डिजिटल मोड में प्रोवाइड करवाने लग जाइए इन डिजिटल यूनिट्स के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के बारे में है। ICCC बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज हैं उसमें स्मार्ट सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। अभी हाल ही में ये बताया गया कि 80 ICCC बनाए जा चुके हैं स्मार्ट सिटीज में। ICCC काफी वाइटल होता है किसी भी स्मार्ट सिटी को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम बेसिस पे वहाँ क्या चल रहा है उसे चैनलाइज करने के लिए। ये कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर होता है जो वाटर, पावर सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रैफिक मूवमेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिटी कनेक्टिविटी, इंटरनेट इंफ्रा, इन सबको ओवरसी करता है। कुल मिला के ये एक स्मार्ट सिटी का नर्व सेंटर होता है। जो ICCC होता है वो देखता, उसके पास आपको सारा ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा। जो LED स्ट्रीट लाइटिंग है, CCTV सर्विलांस है, एयर क्वालिटी सेंसर्स है, उन सब का डेटा आपको इसी जगह पे मिलेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से मॉनिटर करना, और अभी तो कुछ समय पहले क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से भी ICCC को जोड़ दिया गया ताकि स्मार्ट सिटीज उससे भी लिंक हो जाएं। और कोविड-19 के समय में भी इसने कोविड-19 मैनेजमेंट में काफी की रोल प्ले किया। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके माध्यम से सिटीज को स्मार्ट सॉल्यूशंस देने थे। 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि 5 सालों में हम इन्हें वो कंप्लीट स्टेटस दे देंगे। यद्यपि इस पे काम अभी चल ही रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनक्लोवेशन के बारे में है। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है फिनक्लोवेशन। यहां पर देखिए बेसिकली एक परमानेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जहां पर एक और IPPB तो रहेगा ही, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो रहेगा। इसके अलावा जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं
ऐसे स्टार्टअप्स जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो यहां पर आके पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए और इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस क्रिएट करें। ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है, पावरफुल प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा जहां पर स्टार्टअप्स आ पाएंगे और मीनिंगफुल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वो डेवलप कर पाएंगे जिनका इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो फिनक्लुएशन है ये स्टार्टअप्स को एक और मौका देगा कि वो IPPB के साथ तो काम कर ही पाएंगे, इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके साथ भी उनका एक जुड़ाव हो पाएगा। हमें कुछ बढ़िया सॉल्यूशंस मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको पायलट बेसिस पे हम तैयार कर पाएंगे और लेटर ऑन देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में उसका कैसे और कितना इस्तेमाल हो पाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं। 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% इक्विटी है ये, यू कैन से कि ये गवर्नमेंट ओन्ड है। जो बैंक है इसका विजन तो बिल्कुल साफ है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, और जो कॉमन लोग हैं, चूंकि जो पोस्टल सिस्टम है उस पर लोगों का काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। जो अनबैंक्ड या अंडर बैंक्ड एरियाज़ हैं, बैरियर्स खत्म होंगे, बैंकिंग सिस्टम वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो पोस्टल सिस्टम है उसकी ब्रांचेस 1,60,000 जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो पूरे भारत में ऑलरेडी एक नेटवर्क के तौर पे बिखरे हुए हैं, जिनमें से 1,45,000 तो आपको रूरल एरियाज में ही मिलते हैं। तो इस नेटवर्क का इस्तेमाल बैंकिंग के लिए किया जा सकता है। पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस जो बैंकिंग है उसको इससे फ़ायदा मिलेगा। इनका मोटो बिल्कुल साफ है, एवरी कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, एवरी ट्रांजेक्शन इज सिग्निफिकेंट एंड एवरी डिपॉजिट इज वैल्यूएबल। यहाँ पर देखिए बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था 2010 के प्रीलिम्स में। बैंक्स का नेशनलाइजेशन, रीजनल रूरल बैंक्स का फॉर्मेशन और विलेजेस में बैंक, ये जो कई सारे बैंक्स होते हैं वो विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं, तो विलेजेस का अडॉप्शन, इनमें से कौन सा स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करता है? सही जवाब है ये तीन के तीनों ही, जहां पर जिन लोगों के पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वो बैंकिंग से जुड़ पाते हैं, और ये काम तो इन तीनों में ही होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पैक्स के बारे में है, यानी कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जिन्हें आप शॉर्ट में स्पैक्स बोल सकते हैं। हाल ही में इनके संबंध में कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया है। स्पैक्स क्या होते हैं? स्पैक्स ब्लैंक चेक कंपनीज होती हैं, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई ऑपरेशंस है ही नहीं। यहां पर यह कंपनी IPO इशू करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। यह IPO एक ऐसी कंपनी ऑफर कर रही है जो हाल ही में बनी है, जिसके पास कोई ऑपरेशंस नहीं है। और ये IPO क्यों इशू करते हैं? इस IPO के जरिए ये लोगों से लेते हैं पैसे। अब लोग भला इस कंपनी में पैसे क्यों डालेंगे जिसके पास कोई कमर्शियल ऑपरेशन है ही नहीं? इस IPO का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक नई कंपनी का एक्विजिशन करेंगे, मतलब एक नई कंपनी को खरीदा जाएगा और इस कंपनी को खरीदने के लिए आप पैसे दीजिए। बता देते हैं कि इस पार्टिकुलर सेक्टर की कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं और इसीलिए हम IPO इशू कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा रोल होता है प्रमोटर्स का या फिर स्पॉन्सर्स का। लोग पैसे प्रमोटर्स या स्पॉन्सर्स के नाम पर देते हैं या इन्वेस्टर्स के नाम पर देते हैं। वो लोग जो यहां पर इकट्ठा होते हैं IPO इशू करने के लिए, जो स्पैक बनाते हैं, चूंकि वो अपनी इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, उनका बहुत नाम होता है और उनके साथ जुड़ा होता है एक्सपीरियंस। लोगों को भरोसा होता है कि अगर वो इनको पैसे दे रहे हैं तो वो जिस भी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे वो बहुत ही वर्दी कंपनी होगी और उनके पास जब शेयर्स होंगे तो आने वाले समय में उन्हें इसका लाभ हो जाएगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका बहुत ही की रोल होता है। जो भी पैसा लोग देते हैं, यानी कि IPO में जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, उन्हें एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये एक ट्रस्ट अकाउंट होता है जो कि तब तक लॉक्ड रहता है जब तक कि उस एक्विजिशन के लिए पैसे को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ जाए। 2 साल के भीतर एक्विजिशन करना होता है किसी न किसी कंपनी का। इन 2 सालों तक इस पैसे को कोई नहीं छुएगा और इसका जो इंटरेस्ट आएगा उसी से स्पैक कंपनी के सारे खर्चे चलाए जाएंगे। 2 साल के भीतर अगर किसी नई कंपनी का एक्विजिशन स्पैक ने नहीं किया तो जितने भी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे पहले तो जो स्पैक है उसे डीलिस्ट कर दिया जाएगा और सभी लोगों के पैसे या इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न करने होंगे। इसे कई बार शेल कंपनी के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि इनके पास कोई प्रेजेंट ऑपरेशंस होते ही नहीं है। बस स्पॉन्सर्स के नाम पर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक नई कंपनी को खरीदा जा सके, और इसीलिए जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो प्रोमिनेंट लोग होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में है। हाल ही में नीति आयोग ने इस पॉलिसी को रिलीज किया है।
कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनमें जो बैटरी होती है उसकी धीमे धीमे परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो अब लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो जा सकते हैं और अपनी बैटरी को चेंज करके एक नई बैटरी ला सकते हैं, जिसके उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। टाइम, स्पेस और कॉस्ट इफिशिएंट सर्विसेज उन्हें मिल जाएंगी स्वैपेबल बैटरी के फॉर्म में। इसके लिए उन्हें बैटरी सस्ती मिले। स्वैप करने के बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि इन बैटरी प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। पर्पस यही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा जहां पर बैटरीज धीमे धीमे अपना परफॉर्मेंस कम करने लग जाते हैं, लोग इसी वजह से इस प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या बैटरी रिक्शा को नहीं लेते, तो अब उनके पास ऑप्शन होगा कि वो बहुत ही सस्ते में अपनी बैटरी को स्वैप भी कर पाएंगे। तो बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल यानी बास के तहत ये काम किया जा रहा है, जहां पर बैटरीज को चेंज किया जा सकेगा। कुछ बेसिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑप्ट किए जाएंगे कि आपको इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ये जो बैटरी है इसको स्वैप कर देना होगा या चेंज कर देना होगा। आप जो बैटरी चेंज करके दे रहे हैं उसकी इतनी इफिशियंसी तो कम से कम होनी चाहिए। तो इससे बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम बहुत तेजी से फ्लरिश होगा। सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहती है जो बैटरी प्रोवाइडर्स हैं उन्हें, ताकि वो सस्ती दरों पर बैटरी को स्वैप कर सके। और इसके लिए जीएसटी जो काउंसिल है उसको भी कहा जाएगा कि वो टैक्सेस हैं वो लोअर कर दे लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ताकि आसानी से ये काम हो पाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में है। अभी ये होने वाला है। हर 5 साल में ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जिम्मेदारी है हर 5 साल में, यानी कि क्विंक्विलियर 5 साल पर यह सर्वे कंडक्ट होगा। पता किया जाता है कि हाउस होल्ड्स कैसे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अर्बन लेवल पे और रूरल लेवल पे। उनका पैसा पहले कब किस तरीके से खर्च होता था, अब कैसे खर्च हो रहा है। देखिए, खर्च करने के पैटर्न में लगातार चेंजेस होते हैं। जैसे आज आप अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन्स पे या फिर उसके रिचार्ज पे खर्च करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए खर्च कर सकते हैं। पहले ये खर्चे डिफरेंट हुआ करते थे, पहले ये पैसे कहीं और खर्च होते थे। पहले लोग बेसिकली जो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे उनमें ज़्यादा पैसे खर्च करते थे। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेज रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर पैटर्न बदल रहा है ना। इन सभी पैटर्न्स को इवेलुएट किया जाता है इस प्रकार के सर्वे में। डेटा जो गैदर किया जाता है उसके माध्यम से हम एवरेज एक्सपेंडिचर फूड और नॉन फूड सर्विसेज पे कैसे हो रहा है खर्च, उसको हम इवेलुएट करते हैं और एक जनरल एस्टिमेट तैयार करते हैं हाउस होल्ड्स के मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी कि MPCE का। ये फायदेमंद होता है इस तरीके से कि इससे हम पॉवर्टी का लेवल इवेलुएट कर पाते हैं और हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि आखिर लोग किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। NSO की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने इसे 2 बॉडीज को मर्ज करके तैयार किया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO उसके बाद बना। तो जो NSO है ये रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन का भी आधार है। उन्होंने ऐसी ही एक बॉडी के बनाने की बात कही थी, हालांकि उन्होंने उसे नाम दिया था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, लेकिन बाद में जब ये बना तो इसे NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम दे दिया गया। ये एक स्टैटिस्टिकल विंग है MOSPI की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। बेसिकली इस प्रकार की बॉडीज बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये देती हैं डेटा, उसी के बेसिस पे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। ये जो बॉडी है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी तैयार और रिलीज करती है और ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि ASI को भी तैयार करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के पेटेंट्स रिपोर्ट के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया पेटेंट्स रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इससे पता चला कि भारत में जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है वो पेस पकड़ रहा है। 2015 से 21 के बीच में 1,38,000 टेक पेटेंट्स जारी किए गए हैं या फाइल किए गए हैं। इसे रिलीज करता है NASSCOM यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। रिपोर्ट का फोकस इस बात पे होता है कि हम समझ पाएं कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं वो कितने अच्छे हो रहे हैं। इसके लिए हम पेटेंट्स पर फोकस करते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी कंपनीज फाइल कर रही हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो फाइल कर रहे हैं। जो पेटेंट्स हैं उन्हें इंडियन कंपनीज के द्वारा फाइल किया जाता है। इंडियन कंपनीज ने 1.38 लाख पेटेंट्स, टेक पेटेंट्स फाइल किए हैं 15 to 21 के बीच में। US एक की मार्केट रहा है जहां से हम अक्सर अपना जो सारा एक्सपोर्ट है करते हैं। 9,500 पेटेंट्स जो हैं वो US की ऐसी कंपनी से भी फाइल किए गए हैं जो इंडियन डोमिसाइल की हैं। इंडिया डोमिसाइल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो ऑपरेट तो US में करती है बट उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है या फिर उनका जो मेन ऑफिस है वो इंडिया में है, उनके बेसिक ऑपरेशंस इंडिया में है, तो उन्हें इंडिया डोमिसाइल कंपनी कहा जाएगा। और 2015 से 19 के बीच में इस प्रकार के पेटेंट की फाइलिंग में भी 47% की इंक्रीज हुई है। हमने देखा कि जो 60% पेटेंट फाइल किए गए हैं वो इंडियन कंपनीज ने फाइल किए हैं, जबकि 16.7 ये देखिए स्टार्टअप्स और कंपनीज ने 60% फाइल किए हैं। 16.7% टेक पेटेंट्स जो आए हैं वो इंडिविजुअल इन्वेंटर या फिर एकेडमिया रिसर्च से आए हैं। वी कैन सी कि एकेडमिया रिसर्च में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिन्हें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलती है, लेकिन वहां से पेटेंट्स आ रहे हैं कम।
तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईटी रूल्स 2021 के बारे में है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है, जिनमें 6 पाकिस्तान से हैं। ये एक्शन आईटी रूल 2021 के रूल 18 को संज्ञान में लेकर किया गया है, जहां पे इमरजेंसी पावर्स मिलती है अथॉरिटी को कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऐसे कंटेंट को या चैनल्स को या सोर्सेस को रिमूव कर सकते हैं जो फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो। इन चैनल्स को बैन करने का या ब्लॉक करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था बिकॉज ये फेक न्यूज फैला रहे थे और गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे। देखिए, जो आईटी रूल है 2021 की, ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रावधान करते हैं इस संबंध में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए और डिजिटल पोर्टल्स के लिए भी, जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं संज्ञान में। जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैं, उन्हें चीफ कंप्लेंट ऑफिसर नियुक्त करना होगा अंडर दीज रूल्स, और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी नियुक्त करना होगा जो 24/7 अथॉरिटीज के साथ कॉन्टैक्ट में रहे और उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उन्हें एड्रेस करे। जो ग्रीवांस ऑफिसर होंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। जो भी कंप्लेंट्स उन तक जाती हैं वो कंप्लेंट्स को रजिस्टर करेंगे और विदिन 15 डेज उसे डिस्पोज करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। कंटेंट का रिमूवल, अगर वो कंटेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो विदिन 24 आवर्स होना चाहिए। कुछ कंटेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है जो किसी भी यूजर की डिग्निटी को थ्रेट पहुंचाता हो, स्पेसिफिकली महिलाएं। अगर कोई एक्सपोज प्राइवेट पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की न्यूडिटी दिखाई जा रही है, कोई सेक्सुअल एक्ट दिखाया जा रहा है या इम्पर्सोनेशन किया गया। इम्पर्सोनेशन का मतलब ये होता है कि पर्सन कोई और है, उसके ऊपर फेस कोई और लगा दिया गया है। इस प्रकार के भी कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को हर्ट करने के लिए, उसकी डिग्निटी को रिड्यूस करने के लिए, उसे डिफेम करने के लिए ऐसा किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर इस संबंध में कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो वो कंटेंट विदिन 24 आवर्स रिमूव होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला हो सकता है। उन्हें एक मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी कि उनके पास कितनी कंप्लेंट्स आई और उन्होंने कितना रिड्रेस किया। 3 लेवल का रेगुलेशन यहाँ पे बताया गया है। पहला है सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा एक होगी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसे रिटायर्ड जज या फिर कोई एक एमिनेंट पर्सन हेड करेंगे, और एक ओवरसाइट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी किया जाएगा जिनके पास होगी ग्रीवांस कमेटी। फर्दर कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जिनके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उन्हें इन सभी प्रावधानों को मानना होगा। नॉन कंप्लायंस अगर होता है तो फिर उस जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को बैन किया जा सकता है और उनका इंटरमीडियरी का स्टेटस भी हटाया जा सकता है। बीइंग इंटरमीडियरी कई सारे फायदे होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक इंटरमीडियरी का दर्जा दिया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति है जो कंटेंट प्रोवाइड करता है और एक व्यक्ति कंटेंट रिसीव करता है। ये जस्ट इंटरमीडियरी है। तो अगर कंटेंट प्रोवाइडर कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक्सप्लिसिट है, सही नहीं है, या फिर फेक न्यूज है या गलत जानकारी फैलाने वाला है, तो इसकी जिम्मेदारी इस पर्सनल कंटेंट प्रोवाइडर की होती है, ना कि इस प्लेटफॉर्म की। तो ये इंटरमीडियरी है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, ना कि प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर इनका इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म कर दिया जाए तो इस प्लेटफॉर्म पर जो भी यूजर्स कोई एक्सप्लिसिट जानकारी, गलत जानकारी, फेक न्यूज या फिर ऐसी हार्मफुल इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए एट लार्ज नुकसानदेह है, तो इसकी जिम्मेदारी इस यूजर की बजाय इस एंटिटी पर आ जाएगी, क्योंकि अब ये इंटरमीडिएट नहीं है। अब ये माना जाएगा कि ये कंटेंट ये खुद ही डिलीवर कर रहे हैं और तब इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इंटरमीडिएट का दर्जा इन्हें सेफ बनाता है, और अगर ये दर्जा खत्म हो जाए तो फिर ये क्रिमिनल एक्शंस के लिए लायबल हो जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन कि उन्हें इस स्टेटस को बचाना होगा। आर्टिकल ट्राइलैटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि टीडीसी फंड के बारे में है। ये एक प्रकार का फंड है जिसे अभी हाल ही में इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। प्राइवेट सेक्टर को बैकअप मिलेगा उस पार्टिकुलर स्टेट से यानी कि कंट्री से, और उसके सपोर्ट के साथ वो किसी एक दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये इंडो पैसिफिक रीजन को सेंटर में रख के लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। जो चाइना का डेवलपमेंटल मॉडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीडेटरी है, और कई सारी कंट्रीज चाइना के इस मॉडल के तहत डेट ट्रैप में भी फंस चुके हैं, उसका एक अल्टरनेट प्रोवाइड करवाएगा ये टीडीसी फंड, जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स स्टेट के सपोर्ट के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट वेंचर्स अवेल कर पाएंगे आसपास के देशों में जो इंडो पैसिफिक रीजन में रिसाइड करते हैं या फिर बेसिकली लाई करते हैं। यहाँ पर एक रोल ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि जीआईपी का भी रहेगा। जीआईपी को इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि जीआईपी जो है इसकी भी मदद ली जाएगी टीडीसी फंड का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर जापान, जर्मनी, फ्रांस और ईयू जैसे देश भी, मतलब ईयू तो एक पूरी एंटिटी हो गई, पॉलिटिकल एंटिटी हो गई, ये सभी इन्वॉल्व रहेंगे इस प्रकार के फंडिंग मैकेनिज्म में।
और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जीआईपी को लेकर, इसके माध्यम से टीडीसी फंड का इस्तेमाल करके हम कई सारे देशों में इंफ्रा इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की बात करें तो इसे इंडिया और यूके की सरकार ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका माध्यम या बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडियन इनोवेटर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए कि वो अपने इनोवेशंस को किसी तीसरे देश में ले जाके इस्तेमाल कर पाएं। फर्दर जो इनोवेटर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सके नया मार्केट, ताकि वो अपनी इनोवेशन को लेकर सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएं। जो जीआईपी है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देता है कि वो फंड्स रिसीव कर पाएं, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल असिस्टेंस जो भी उनके लिए ज़रूरी है, वो अपनी इनोवेशन को टेस्ट कर सकें, स्केल कर सकें और इनोवेटिव डेवलपमेंटल सॉल्यूशंस भी ऑप्ट कर सकें। यहाँ पर मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी पर रहता है कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन लेकर आए जिससे कि हमारे एसडीजी पूरे हो रहे हैं। तो जो जीआईपी है वो एक ई मार्केट प्लेस तैयार करता है, ई बाजार तैयार करता है, जहां पर सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स इक्वली उसे एक्सेस कर पाए और क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन ट्रांसफर को भी ये इंसेंटिवाइज करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टीडीसी फंड और जीआईपी। आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। हाल ही में इसे आईएमएफ ने रिलीज किया है। काइंड ऑफ रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट को साल में 2 बार आईएमएफ रिलीज करता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। इसके अलावा ये इसकी कुछ अपडेट्स भी रिलीज करते हैं, जैसे जनवरी और जुलाई में 2 अपडेट्स आती हैं। तो जो अप्रैल की अपडेट है वो जुलाई में आती है, जो अक्टूबर की अपडेट है वो जनवरी में आती है। इसके माध्यम से वो दुनिया भर की इकोनॉमीज में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं बेसिकली उनके लिए, कि उनकी इकोनॉमीज में क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। क्या निकल के आया इस बार? इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें 80 बेसिस पॉइंट की कमी की है आईएमएफ ने, और जो फोरकास्ट है उसे 8.2% पे लाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा है, मतलब इंपोर्ट पे अब सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रीजन बिल्कुल साफ है, दुनिया भर में कमोडिटीज के और फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं। इसका एक रीजन बेसिकली तो रशिया यूक्रेनियन वॉर भी है, इससे हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 2022-23 के लिए जो इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट होगा दैट विल बी 3.1%, जबकि 2021-22 में 1.6% था। एडिशनली दुनिया भर की इकोनॉमीज स्लो हो रही हैं, तो डिमांड गिर रही है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। जब डिमांड कम होगी तो एक्सपोर्ट भी कम होगा, वाजिब सी बात है। बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसे भी बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्टैब्लिश करके एक उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। 1945 में आईएमएफ जो स्टैब्लिश होता है, ये 189 कंट्रीज जो राइट नाउ इसके मेंबर्स हैं, उसके तहत ये लगभग नियर ग्लोबल मेंबरशिप अटेन कर लेता है। लगभग दुनिया का हर देश या जो भी सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा तो हैं, सारे तो डेफिनेटली नहीं है। इंडिया ने दिसंबर 1945 को आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था। आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस ये है कि दुनिया भर में जो मॉनेटरी सिस्टम है वो स्टैब्लिश्ड रहे, एक्सचेंज रेट का सिस्टम बढ़िया से काम करता रहे, ट्रांजैक्शंस वगैरह जो पेमेंट्स हैं ट्रेड में वो सब ठीक ठाक चले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह ठीक ठाक चलती रहे। आईएमएफ की एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट्स एंड ऑल पे या इंडेक्स पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2016 में इस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसे कौन रिलीज करता है? सही जवाब बिल्कुल साफ था, सी, वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में है, जहां पे जेड सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, ZED। अभी हाल ही में इस सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। बाकी जो जेड का मैकेनिज्म है वो तो काफी पहले से चल ही रहा है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। अवेयरनेस कैंपेन है बेसिकली ये, कि जो ZED है यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इस प्रैक्टिस को ऑप्ट करें एमएसएमईज। वो ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें जिनमें डिफेक्ट ना हो और वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हो, हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाते हो। तो फेज्ड मैनर में इस एमएसएमईज जो हैं उन्हें इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने को कहा जाएगा। पहले फेज में फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग पे और दूसरे फेज में फोकस होगा सर्विस सेक्टर पे। यहाँ पे जब कोई भी एमएसएमई ZED के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो जो सर्टिफिकेशन का खर्चा आएगा उसके लिए सरकार कुछ सब्सिडी भी देगी, जैसे कि 80% सब्सिडी माइक्रो एंटरप्राइज को, 60% स्मॉल एंटरप्राइज को और 50% मीडियम एंटरप्राइजेस को सब्सिडी दी जाएगी। फर्दर 10% की सब्सिडी एडिशनल दी जाएगी ऐसे एमएसएमईज को जिन्हें ओन किया जाता है किसी वुमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर के द्वारा, या फिर कोई ऐसा एमएसएमई जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, हिमालयन रीजन में है, लेफ्ट
विंग जो एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित एरिया है वहां पर है, आइलैंड टेरिटरीज में है या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्हें भी ये इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा 5% की एडिशनल सब्सिडी मिलेगी ऐसे एमएसएमईज को जो स्फूर्ति स्कीम के तहत आते हैं, दैट इज स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, या फिर जो एमएससी सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो एमएसएमईज आते हैं उन्हें 5% का और एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 10,000 रुपीज का एक रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई एमएसएमई प्लेज करता है कि आने वाले समय में वो ZED को इंप्लीमेंट करेंगे। 5 लाख पर एमएसएमई अवेलेबल करवाया जाएगा अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो कंसल्टेंसी सपोर्ट दे रही है एमएसएमईज को कि वो आने वाले समय में कैसे जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस की ओर जा सकते हैं। फायदे तो कई सारे हैं, इससे वेस्ट को हम अच्छी तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट को हम कॉन्सियसनेस क्रिएट कर पाएंगे, एमएसएमईज को एनर्जी बचेगी और हम नेचुरल रिसोर्सेज का सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला आर्टिकल है हमारा बैंक रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर। अब यहाँ पर हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये 15,000 करोड़ से रिकैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कैपिटल इन्फ्यूजन करने की कोशिश करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कि वीक है अभी भी। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब जितने भी आपके स्टेट रन बैंक्स होते हैं, कई बार इनके पास कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है, तो उस समय ये पैसा इन बैंक में डाला जाता है जिसे हम बैंक रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है, ये कैपिटल एडुकेसी नॉर्म क्या होता है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि मान लीजिए आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड है या कोई कैपिटल है आपके पास 100 रुपये मान लीजिए। अब रिस्क वेट एसेट के हिसाब से ये जो आपका पैसा है क्या आपके रिस्क को कवर करने के लिए पर्याप्त है, इस रेशियो को कहा जाता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अब यहाँ पर प्राइमरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन की, वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं इन सभी बैंक्स के। अब रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से ये रिकैपिटलाइजेशन हमें करनी पड़ती है। पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है आपकी, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये पैसा डालना पड़ता है। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ अगर हमें इकोनॉमी में करनी है, मतलब जो बोरोइंग है फर्म्स की उनको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, फर्म्स को हेल्दी बनाना है और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट के साथ आपने जॉब क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है बैंक रिकैपिटलाइजेशन की। अब आप एक चीज़ और भी जानते होंगे, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इन एसेट्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी आपको रिकैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ इकॉनमी को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि कोविड-19 के कारण और डीमोनेटाइजेशन के कारण इकॉनमी में स्लो डाउन देखने को मिला है, वहाँ पर इस स्लो डाउन से उबारने के लिए इकॉनमी को आपको स्टिमुलस देना पड़ता है इकॉनमी को, और ये आपका रिकैपिटलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। साथ के साथ कई बार आपके जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं इनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है, तो इनका फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इनको भी बेल आउट प्रोवाइड करने के लिए हम रिकैपिटलाइजेशन करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट किस तरह से ये रिकैपिटलाइजेशन कर रही है, तो आपको याद रखना है कि बजटरी एलोकेशन के थ्रू हम इनको थोड़ा बहुत ही फंड दे रहे हैं, बट ज़्यादातर हम बॉन्ड इशू करके ही ये फंड प्रोवाइड कर रहे हैं इन बैंक्स को। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर बॉन्ड इशू किए जाते हैं उन्हीं बॉन्ड को परचेज करते हैं आपके नॉर्मल बैंक्स। अब अगर वो बैंक ही परचेज कर रहे हैं तो रिकैपिटलाइजेशन कैसे हुआ? मान लीजिए आपने 100 रुपये के बॉन्ड इशू किए, अब इन 100 रुपये के बॉन्ड को एक बैंक खरीद सकता है XYZ ही, तो यहाँ पर ये अपने पैसों से ही अपने आप को रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका मॉडल ठीक नहीं है। बट गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं। अब यहाँ पर ये जितने भी बॉन्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक इन्हें सब्सक्राइब कर सकता है। अब इसमें जितना भी पैसा आपका गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो बैंक के पास वापस जाएगा और ये इक्विटी की फॉर्म में जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है इन बैंक्स में और इंक्रीज हो जाएगी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप एक चीज़ समझिए कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। अब इकॉनमी में क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज़ की देखनी पड़ती है। अब लाइक आप बैंक का फाइनेंस करेंगे या आप एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाएंगे, हेल्थ के ऊपर लगाएंगे, तो इन सभी वेरिएबल्स में से हमें चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए ही इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा डील करता है
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए पहले कोई बैंक नहीं हुआ करता था, तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट हो जाएगा आपके फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और ये लगभग 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेंड करेगा मनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहने वाला है और ये एस्टैब्लिश किया जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत, और ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के अंडर बनेगा। इसका जो ऑथराइजेशन कैपिटल है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको रेगुलेट करेगा आपका आरबीआई, और इसे ये पावर दी गई है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अब इसके सेक्शन 45L एंड N है, इसके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि इसे सुपरवाइज करेगा आपका आरबीआई और रेगुलेट करेगा एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर ये 5th आपका AFI है। इसके अलावा जो है आपके एग्जिम बैंक आता है, नबार्ड आता है, NHB आता है और सिडबी आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने की वजह क्या है? पहला तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम सपोर्ट कर सकें, दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम इंक्रीज कर सकें, साथ के साथ इंडिया में हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकें, इसके अलावा इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो मॉडर्नाइजेशन है उसे और तेज कर सकें, और यहाँ पर इंडिया में अगर क्योंकि ये सभी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंक्रीज होगा, साथ के साथ जो आपके बहुत से बिजनेस सिख हैं जिनके पास पैसा नहीं है पर्याप्त, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने में ये हेल्प कर सकता है, साथ के साथ बेटर आपके इंडस्ट्रीज के को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये इंप्रूव करता है कैपिटल मार्केट क्वालिटी को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इसके फंक्शन क्या रहने वाले हैं, तो पहला तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे 25 साल 30 साल कुछ इस तरह के। साथ के साथ ये प्रोवाइड करेगा रीफाइनेंसिंग उन इंस्टीट्यूट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपके स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे LIC है, GIC है, इनके अंदर भी ये पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। ये सागरमाला प्रोजेक्ट आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का। यहाँ पर ऑलमोस्ट इसे 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ना केवल कोस्ट लाइन पे बल्कि इनलैंड वाटरवेज पे भी। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में मार्च 25 को। ये पार्ट है आपके नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का, जहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना चाहते हैं लगभग इंडिया की 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन एरिया को, और साथ के साथ 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज को। इस प्लान को लॉन्च किया गया था मरीन टाइम इंडियन समिट 2016 में। अब इस प्रोजेक्ट का या इस प्रोग्राम का एम क्या है, ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने जो भी पोर्ट्स हैं उनको, और साथ के साथ नए पोर्ट्स के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के ऊपर हम बहुत सा फोकस कर सकें। मान लीजिए ये एक एरिया है आपका मुंबई का, तो यहाँ पर इस पोर्ट के आसपास जो आपका एरिया पड़ेगा हिंटरलैंड वगैरह, वहाँ पर हम कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, और साथ के साथ इस एरिया को एज अ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसे डेवलप किया जाएगा PPP मोड में, और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें आपके बहुत से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कोस्टल बर्थ प्रोजेक्ट हो सकता है, रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फिशिंग हब्स हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं। इन टोटल इसके अंडर 802 प्रोजेक्ट्स को हमने सेंक्शन किया था, जिसमें से 194 ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कीमत लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास है, जिसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें 2035 तक। देखिए, इस प्रोग्राम के बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था, बट कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप याद रखना कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम रोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करते हैं, साथ के साथ वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन की बात करते हैं 35,000 किलोमीटर के अपने नेशनल हाईवे को। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हिंटरलैंड के साथ पोर्ट एरिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के ऊपर हमारा फोकस है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट भारत नेट।
जिसे हम पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जानते थे। और इसका एम ये है कि हम ग्राम पंचायत जितनी भी है हमारी ऑलमोस्ट 2.6 लाख, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम इसे पीपीपी मोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले इसे इम्प्लीमेंट कर रही थी आपका एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा आ रहा है आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। मान लीजिए जब भी आप कोई टेलीकॉम नेटवर्क खरीदते हैं, जैसे एयरटेल ने खरीदा या जियो ने खरीदा, तो उस टाइम इस फंड में ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस पैसे से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम का फर्स्ट फेज आपका इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 तक, जहां पर 1 लाख ग्राम पंचायत के अंदर हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद लगभग 2.5 लाख पंचायत के अंदर हमने ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी थी इन द फेज़ 2, और फेज़ 3 इसका कंप्लीट होने वाला है 2023 में। ऑल्दो यूपीएससी इसकी डिटेल में इतना जाएगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ऑप्टिकल फाइबर। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है आप इसके बारे में समझिए। मान लीजिए ये एक तार है, इस तार के अंदर लाइट को ट्रेवल करवाया जाता है और ये तार बनी होती है आपकी ग्लास से। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखना, ग्लास या प्लास्टिक इन दो चीज़ों में से किसी एक की बनी होती है और इसमें ट्रेवल करती है आपकी लाइट की पल्सेस। नाउ इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो कि आपकी लाइट को ट्रांसमिट करेगा, एक होता है रिसीवर और बीच में होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर। मतलब इस एंड पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इस एंड पे रिसीवर, जिसके थ्रू ये सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं। अब जो रिसीवर है इसकी जिम्मेवारी ये है कि ये वापस आपके ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करेगा और इसे आप फिर रीड कर सकते हैं। अब हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? देखिए, पहली चीज, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बहुत सा डाटा यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। पावर लॉसेस कम है यहाँ पे, और जो आपके नियर बाय इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है उसका इंटरफेरेंस भी इसमें कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ये स्मॉल वेट साइज़ की होती हैं और इनका वेट भी काफ़ी लाइट होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से इनको यूज़ करना काफ़ी ईजी रहता है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी सिक्योर होते हैं क्योंकि इनको टैप करना काफ़ी मुश्किल रहता है। अब प्रॉब्लम भी है इनके साथ कुछ, जैसे ये काफ़ी फ्रजाइल है। मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा बेंड कर दिया तो ये प्लास्टिक और ग्लास की बनी हुई है, तो इनमें ब्रेकेज हो सकती है जिसके कारण सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ इन्हें इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनको ज्वाइन और कनेक्ट करने के लिए आपको स्पेशल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा कॉपर के मुकाबले इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई है और इसके लिए स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होती है, स्पेशलाइज वर्कर्स चाहिए होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।